हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज कैलाश एंड वेलकम टू द प्रकार टेक। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में इंटर करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी है। अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में इंटर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और माइट भी आपका डिसीजन यहाँ पे चेंज हो सकता है अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में इंटर करना चाहते हैं तो दोस्तों, क्या आपको पता है जब कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में एंटर करना है तो क्या करना पड़ता है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जितनी भी गाइडलाइंस है, लाइक आप 21 CFR पार्ट 11 की बात कीजिए, एनेक्सर EU 11 की बात कीजिए, आप गैम 5 की बात कीजिए, ICH की बात कीजिए, ISO की बात कीजिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात कीजिए। तो एटलीस्ट अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, अलग फील्ड में है, लेकिन आप CSV में जाना चाहते हो, तो ये जो गाइडलाइंस मैंने बताई है एटलीस्ट आपको हर एक गाइडलाइन का बेसिक्स पता होना है। दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि आप कैपेबल होना है डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या? आपको चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट थोड़ा पता होना है, एटलीस्ट बेसिक्स पता होना है, डेविएशन मैनेजमेंट आपको पता होना है, इंसिडेंट मैनेजमेंट, कापा हैंडलिंग कैसे करते हैं, डेविएशन हैंडलिंग कैसे करते हैं, कैलिब्रेशन क्या होता है। बेसिक जो चीजें हैं जो हम क्वालिफिकेशन में करते थे पहले, PLC वैलिडेशन या फिर इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन होता था, जो लोगों ने इसमें काम किया है वो उनके लिए CSV 20% कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन CSV में करनी पड़ती है, 80% हम पहले भी करते थे। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी है, एटलीस्ट बेसिक, कि भाई डेविएशन के क्यों लिया जाता है, डेविएशन लेने के बाद क्या होता है, उसकी रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई तो कर ली, फिर उसको मिटिगेट कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो एटलीस्ट ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। रिस्क मिटिगेट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन से टूल्स होते हैं जो यूज करना पड़ता है। तो आपको ये सीखना नहीं है, आपको पता करना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि ये सारी गाइडलाइंस होती है तो आप धीरे धीरे वो गाइडलाइंस के बारे में बहुत कुछ जान लेते हो। आप जब स्टार्ट करते हो लर्निंग के लिए कि डेविएशन क्या है मुझे पता करना है, चेंज कंट्रोल क्या है मुझे पता करना है, कापा कैसे लेते हैं, क्यों लिया जाता है, कैसे हैंडल करते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, GXP असेसमेंट कैसे किया जाता है। जब आप ये लोग समझोगे तो धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीजें, आप उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दो। आपके दोस्तों से स्टार्ट कर दो, आपके कलीग से स्टार्ट कर दो। अगर आपके यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है तो उसको एटलीस्ट रीड करना स्टार्ट कर दो। इंटरनेट, ChatGPT, AI का यूज करो कि भाई अगर मैं CSV में मूव करना चाहता हूं और अभी मेरा ये करंट एक्सपीरियंस है तो मुझे क्या करना चाहिए। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सब बता देगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देखिए, अगर आपको चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट पता चल गया है, लाइक डेविएशन मैनेजमेंट पता चल गया है, समझो कि आपको QMS पूरा पता चल गया है, सब गाइडलाइंस आपको पता चल गई है, तो फिर आपको बाद में क्या पता होना चाहिए, आपने क्या सीखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई भी इक्विपमेंट ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, या फिर कोई भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, या फिर कोई नया आपके पास सॉफ्टवेयर आया है, कुछ भी आया है जो सिर्फ आप हैंडल नहीं कर रहे हो लेकिन आपको दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे आया है, अपने कंपनी में वेंडर्स आते हैं, डिस्कशन चलता रहता है, सुनना स्टार्ट कर दो कि भाई लिम्स क्या होता है, SAP क्या होता है, ठीक है, EMS BMS क्या होते हैं, कैलिब्रेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर मान लीजिए HPLC का कोई स्टडी चल रहा है तो HPLC का स्टडी कैसे चल रहा है। अब जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, भाई कोटिंग मशीन क्यों होती है, ग्रैनुलेशन मशीन क्या होती है, मिक्सर क्या होते हैं, कॉम्प्रेशन मशीन क्या होती है। आप ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप जाओगे और वो पूरा मशीन सीख लोगे या फिर आपको कोई वो मशीन पूरा सिखा देगा, ये पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में इंटर करने के लिए ये करना भी नहीं पड़ता है। आपको बेसिक्स पता होने हैं कि फ्लो क्या है, फ्लो कैसे रहता है। और बाद में दूसरी जो सारी मतलब जब आप
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका जो सीवी है बिल्टअप होगा। आप इजीली प्रोजेक्ट्स बता सकते हो कि हाँ, मैंने एक वेइंग बैलेंस का प्रोजेक्ट किया हुआ है, जिसमें वेइंग बैलेंस में हमने ये सारी चीज़ें की थी। हमने ऑडिट ट्रायल है क्या चेक किया था, हमने उसमें 21 CFR पार्ट 11 चेक किया था, प्रिंटर जो है गाइडलाइन को कंप्लाई करता है क्या वो चेक किया था हमने, उसका जो कैलिब्रेशन था वो ट्रेसेबल टू स्टैंडर्ड था क्या वो हमने चेक किया था। उस मतलब जो भी चीज़ें होती है जिसे हम स्क्रिप्ट बताते हैं कि बहुत सारी स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर एक टेस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली बता सकते हो। कब? जब आपको उस इक्विपमेंट की नॉलेज है कि भाई मुझे पता है बैलेंस कैसे वर्क करता है, उस पर वेट कैसे करते हैं, उसका डूअर कैसे ओपन होता है, पासवर्ड यूज़र आईडी कैसे एंटर करते हैं, ये जब आपको पता रहेगा ना, तो और आपको सामने से कोई पूछेगा हाँ ठीक है आपने बैलेंस का प्रोजेक्ट किया तो बताओ कैसे किया, तो इजीली आप बता सकते हो। एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन उस इक्विपमेंट की बता सकते हो। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में जाना है, तो आपका एक सीधा सादा जो एक ये रहना चाहिए कि आप डिसीजन लेना चाहिए, आपने ये डिसाइड करना चाहिए कि कोई भी इक्विपमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए इंस्ट्रूमेंट, तो मैं उसका डेटा कलेक्ट करूंगा। अभी डेटा क्या कलेक्ट करना है आपको, आप उसका मैनुअल पढ़िए, उसका मेक क्या है, कौन से कंपनी का है, मॉडल नंबर क्या है, उसका यूज़ क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता रहेगा कि HPLC होता है, लेकिन HPLC क्यों होता है आपको पता नहीं रहेगा, तो वहां पे अटक जाओगे आप। तो आपने PQ में क्या किया फिर, IQ OQ PQ जो हम करते हैं उसमें आपको सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है आपने बैलेंस का जो है प्रोजेक्ट किया है CSV का, तो बताओ बैलेंस क्यों यूज करते हैं, और आपको पता ही नहीं है कि बैलेंस वेइंग करने के लिए यूज करते हैं, तो फिर क्या मीनिंग है उसका इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करके। तो मेक मॉडल आप उसका कलेक्ट कीजिए, उसका यूज क्या है, उसकी रेंजेस क्या होती है, ठीक है, क्लास कौन से होते हैं, 21 CFR पार्ट 11 या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड जो भी है वो एप्लीकेबल है क्या उस इक्विपमेंट को, क्यों है, जिसको नहीं है एप्लीकेबल और जिसको है उसमें क्या डिफरेंसेस होता है। डेटा कलेक्ट कीजिए, आपको सीखना है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेड पेपर और नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको प्लांट में जाना है, सीधे सीधे हर 2-3 दिन में एक इक्विपमेंट टारगेट बनाना है कि मुझे ये इक्विपमेंट पूरा सीखना है भाई बस, और ये डेटा आपको कलेक्ट करना है। तो पहले आपने क्या किया, आपने सारी गाइडलाइंस पता कर ली कौन सी है, फिर आपने क्या किया, आपने सारा QMS का जो फ्लो है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो फ्लो है, कि जैसे कि डेविएशन, चेंज कंट्रोल, इंसिडेंट, कापा और ये सारी चीज़ें, ये आपने पता कर ली। SOPs तो हर फार्मास्यूटिकल्स और छोटी छोटी कंपनी में सबको पता होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होती है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, एवरीथिंग एवरीवन नोस, राइट। तो आप आ गए डेटा कलेक्शन तक। अभी आपका जो नॉलेज रहेगा, आपने गाइडलाइन जब पता की, फिर आपने जो QMS पूरा पता किया, और फिर आपने जब डेटा कलेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो आप को रिलेशन स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे कि भाई 21 CFR पार्ट 11 जो हमने पढ़ा था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, सिग्नेचर, ऑडिट ट्रेल के लिए बात करता है। तो इस बैलेंस पे जो हम पासवर्ड डाल रहे हैं, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, इसमें ऑडिट लॉग, ऑडिट ट्रेल क्रिएट होता है, मतलब वो जो गाइडलाइंस थी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो वो 20 जो GXP कंप्लायंस हम करेंगे, वेदर दिस सिस्टम इज 21 CFR कंप्लायंट और नॉट, आपको वहाँ पे यस करना पड़ेगा, यस इट इज कंप्लायंट, ठीक है। तो आप को रिलेट करोगे। आप अगर वो सिस्टम पे कुछ इश्यू आ जाता है, पासवर्ड डाल रहे हो रॉन्ग, फिर भी वो ले रहा है, मतलब क्या हो गया, वो 21 CFR पार्ट 11 नहीं है। तो आप वहाँ पे मगर अगर क्लेम किया हुआ है कि वो 21 CFR पार्ट 11 है और वो नहीं है, तो फिर आपको डेविएशन लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हाँ ये गलत हो गया, ये प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन से कुछ अलग ही दिखा रहा है, हमको डेविएशन रेस करना पड़ेगा। तो आप को रिलेट करोगे, आप जो आपका गाइडलाइंस था, जो आपका QMS डॉक्यूमेंटेशन था, और जब जैसे ही आप डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें लिंकअप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने डेटा कलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया, अब आपका फाइनल, आपको एक CSV इंजीनियर या CSV प्रोफेशनल बनना है,
तो फिर आपको कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन एग्जैक्टली क्या होता है, उसका फ्लो क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, रिस्क मिटिगेट कैसे किया जाता है, जीएक्सपी असेसमेंट क्या होता है, जीएसपी असेसमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, एफआरए क्या होता है, एफआरएस क्या होता है, डीक्यू क्या होता है, लाइक डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और असेसमेंट क्या होती है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, समरी रिपोर्ट एंड देन ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, एसआरसी सिस्टम रिलीज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें फ्लो वाइज क्या होती है, जिस पे आपको वर्क करना है। जो सीएसवी का फ्लो है वो लास्ट में आएगा। अभी लोग गलती क्या करते हैं, पहले सीएसवी का फ्लो जान लेते हैं, हाँ भाई यूआरएस बनाना है, फिर डीक्यू बनाना है, फिर जीएक्सपी असेसमेंट करना है। वो फ्लो पता करके भी आपको मिलेगा क्या, आप वो डॉक्यूमेंट का फ्लो सीख जाओगे, लेकिन आपको गाइडलाइंस कौन सा है पता नहीं है, आपको क्यूएमएस पता नहीं है, आपको डेटा कलेक्शन कैसे करना है पता नहीं है, स्क्रिप्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं वो पता नहीं है, ओनर्स कौन होते हैं, सीएसवी प्रोफेशनल का वर्क मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कौन सिस्टम ओनर होता है, कौन एरिया ओनर होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, आईटी पर्सनल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये अगर आपको पता ही नहीं है तो वो सीएसवी फ्लो जान के क्या करोगे। बहुत सारे दोस्त सिर्फ एक चीज पूछते हैं, यार मुझे वो कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन का फ्लो सीखना है, लेकिन क्या कर लोगे सीख के। आपको बेसिक्स तो पहले पता होना है ना, जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। आपने कभी वैलिडेशन किया नहीं है, आपने कभी क्वालिफिकेशन किया नहीं है, और अगर आप चले भी जाते हो सीएसवी में तो फिर आपको उसका बेनिफिट कैसे होगा। बेनिफिट करने के लिए या बेनिफिट होने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीजें क्लियर करना है। बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए आपको डीप जाना पड़ेगा। देखिए, एक चीज में डीप जाओ, डीप घुस जाओ कि भाई मैं 21 CFR पार्ट 11 पढ़ रहा हूं, तो अगर मुझे कोई पूछता है कि 21 CFR पार्ट 11 क्या है, तो एटलीस्ट आई कैन एक्सप्लेन इट फॉर 5 मिनट। मैं 5 मिनट तक 21 CFR पार्ट 11 पे बात कर सकता हूँ। मैं 5 मिनट तक एनेक्सर E11 पे बात कर सकता हूँ। मैं गैम 5 पे 5 मिनट तक बात कर सकता हूँ। जब आप हर गाइडलाइन पे 5 मिनट बात कर सकते हो, तो इंटरव्यूअर के आपको 1 घंटे तक पूछेगा क्या है? नहीं पूछेगा। 5 मिनट में जो आप स्टडी करोगे ना, वो उसका पूरा सारांश, मतलब उसकी सारी जो आईएमपी चीजें होती है, इंपॉर्टेंट चीजें, वो आप रट लोगे। और वो एक बार रट ली तो बस हो गई। 21 CFR आप पार्ट 11 जो भी है पता चल गया। अभी ये 21 CFR पार्ट 11 एक चीज है, उसमें कितने पार्ट है। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंडर कितने नॉर्म्स आते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंडर कितने नॉर्म्स आते हैं, आईसीएच में कितनी सारी जो है सब पार्ट बनाई हुई है। तो ये सारी चीजें तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन 5 मिनट बात तो कर सकते हैं कि आईसीएच Q9 क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो गाइडलाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, ऑडिट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कौन ऑडिट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें किसको पता होनी चाहिए? जो लोग चाहते हैं कि मैं इसमें इंटर कर जाऊं। देखिए, एक बार आप ये सारी चीजें कर भी लेते हो तो आप में ऑडिट फेस करने का जो जुनून होना चाहिए कि भाई ऑडिटर कुछ भी पूछे, जो सिस्टम पे, जो सिस्टम का वैलिडेशन में कर रहा हूं, ऑडिटर को कुछ भी पूछने दो, मैं वो ऑडिटर को पूरा बताऊंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा जो सिस्टम में वैलिडेट कर रहा हूं। इतना कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, वो बंदे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं, जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जो रिपोर्ट्स बनाए हैं, जो एग्जीक्यूशन किया है एक्टिविटी का, वो सीधे सीधे उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी पूछ ले इसमें से, मैं आई विल क्लियर इट, मैं बताऊंगा ऑडिटर को कि कैसे किया है। इतना कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए और ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, जो मैंने आपको बताई है, बेसिक चीज़ें, कि आपको गाइडलाइन पता होनी चाहिए, आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पता होना चाहिए, डेटा कलेक्शन आपका अच्छा रहना है। डेटा कलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अगर आप जाते हो, आपको बोलते हैं कि भाई एक एचपीएलसी का डेटा लेके आ जाओ, और आप उधर से जीसी का डेटा लेके आ गए, तो फिर प्रॉब्लम है। आपको एचपीएलसी क्या है वही पता नहीं है, तो हाउ यू विल कलेक्ट द डेटा? एटलीस्ट यू पीपल नो विच इंस्ट्रूमेंट और विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर व्हाट, किसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप मान लो एक प्रोडक्शन का बंदा है या फिर इंजीनियरिंग का है, और वो लोग सीएसवी में इंटर करना चाहते हैं। अभी प्रोडक्शन के बंदे को पता ही नहीं है कि एचवीएसी किसे कहते हैं, वो कभी घुमा ही नहीं प्लांट में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल नोज एवरीथिंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बट कोई बंदा घुमा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में, और उसको पूछा जाए कि भाई ये इक्विपमेंट्स क्या है, इसका हमें सीएसवी करना है, तो वो कैसे आंसर करेगा? या फिर मान लीजिए इंटरव्यू में उसको वही चीजें पूछ ली जाए, हो सकता है कि उसका रिक्रूटमेंट जो हो रहा हो उसी चीज के जो प्रोजेक्ट के लिए हो रहा हो। तो फार्मा में सब चीजें एक समान होती है। अगर आप ओएसडी प्लांट में जाओगे तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स सारे एक जैसे मिलेंगे, आप एपीआई में जाओगे तो सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट एक जैसे मिलेंगे। लाइक इंडस्ट्री वाइज सब इक्विपमेंट और उनका यूटिलिटीज सेम होता है। अभी एक डेटा लॉगर इंस्टॉल करना है वेयर हाउस में, 21 CFR पार्ट 11 है, तो उसमें क्या रहने वाला है? एक डेटा लॉगर रहेगा, वो सॉफ्टवेयर रहेगा, और सब जगह पे सेंसर कनेक्टेड किए हुए हैं, दैट्स इट। तो आपको तो पता होना है कि भाई अगर एक वेयर हाउस में बंदा काम कर रहा है तो उसको पता होना है कि डेटा लॉगर क्या होता है एग्जैक्टली। अगर आपका टारगेट सीएसवी में जाना है तो यू शुड स्टडी इट, आपको स्टडी करना पड़ेगा ना। ऐसे ही आप यार मुझे वो डेटा लॉगर सिखा दो, फिर मैं उसमें से कुछ नया ये करूंगा, सीखूंगा, फिर मैं वही प्रोजेक्ट मैंने किया ऐसे बताऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट मत कीजिए, लेकिन जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट हुए हैं उसको आप स्टडी कर सकते हैं। डेटा अवेलेबल रहता है, आपको सिर्फ स्टडी करना है कि क्या क्या चीज़ें की गई। डेटा लॉगर इंस्टॉलेशन हुआ तो उसका जो है रिस्क असेसमेंट कैसे बनाया गया, जिस जीएक्सपी असेसमेंट कैसे किया गया, उसमें कौन ओनर था, कौन सिस्टम ओनर था, कौन एरिया ओनर था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए गए, लाइक यूआरएस, डीक्यू, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू, जो भी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए गए, ये पता कौन करेगा? ये हमको पता करना है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सीएसवी में जाना है तो आई शुड नो इट। मुझे एटलीस्ट कुछ चीजें तो ऐसी रेडी करनी होगी कि भाई मैं बोल पाऊं लोगों को कि मुझे ये पूरा परफेक्ट पता है। तो आपको क्या पता है परफेक्ट? आपको डेटा लॉगर पूरा परफेक्ट पता है जो टेम्परेचर मैपिंग और मॉनिटरिंग के लिए करते हैं क्रिटिकल एरियाज में? या फिर आपको कुछ कुछ बड़े इक्विपमेंट्स है जिसका स्टडी आपने किया है, कई कहीं आपने कंप्रेसर मशीन जो है वो 20 उसका सीएसवी कर दिया। आप नए हैं, आप फ्रेशर है, आप उसमें जाना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी गए हैं उनके लिए भी, अगर आप ऑलरेडी उसमें हो तो एक सिस्टम का तो प्रोजेक्ट आपको करना नहीं है, अलग अलग इक्विपमेंट का प्रोजेक्ट आता है, लेकिन बेसिक तो सारा सेम रहता है। तो अगर आप एक सिस्टम को समझ लेते हो, कोई भी एक सिस्टम जिसका आप पूरा सीएसवी का फ्लो, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाया गया, अगर एक समझ लेते हो तो एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर कि भाई ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे मुझे पता है, ऐसे ऐसे करते हैं, ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसका इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ऐसे एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर अगर कुछ हो गया तो ऐसे डेविएशन लिया जाता है, कुछ चेंज करना पड़ गया बीच में ही तो हम चेंज कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हमारे पास एसओपी है। ये सारी चीज़ें किसको पता होनी है? जो मूव करना चाहता है, जो और ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो कोई कर लेता है ना भाई, तो उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी ग्रोथ अल्टीमेटली होनी ही है अगर वो आज से स्टार्ट कर देता है गाइडलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दिया, क्यूएमएस पूरा पता कर लिया, और उसकी क्यूरियोसिटी, जो लर्निंग क्यूरियोसिटी है, वो अगर बढ़ गई कि भाई मुझे तो सीएसवी सीखना है, और सीएसवी सीखने के लिए मुझे डेटा कलेक्शन